तो चलिए प्यारे बच्चों, क्लास 10 का न्यू बैच 2025 के लिए है ना, हमने क्लास किए हैं और यहाँ पे आज हम पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर अर्थव्यवस्था और उसके विकास का इतिहास। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि आखिर क्या क्या पढ़ना है हमें इसमें। अर्थव्यवस्था क्या होता है, आखिर हमारे देश में इसका विकास कैसे हुआ। देखिए, आज़ादी से पहले जब हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ था, उस समय हमारे देश की जीडीपी 1% से भी कम थी। आज़ादी से पहले हमारे देश की जीडीपी 1% से भी कम थी, लेकिन मेरा देश जब 1947 में आज़ाद हुआ तो धीरे धीरे मेरे देश का विकास होना शुरू हुआ। आज देखते हैं कि हम देखिए विकसित नहीं हो पाए हम, लेकिन हम विकासशील की श्रेणी में है, यानी कि धीरे धीरे हम विकास कर रहे हैं। आज़ाद हुए हैं तो उस समय न तो ज़्यादा फैक्ट्रियाँ थी न कुछ था, बात समझे कि नहीं। अंग्रेजों ने आया और औपनिवेशिक शासन के तहत हम यानी कि हमारे देश से जितनी भी संपत्तियाँ थी वो सारी के सारे लूट के, कहा जाता है ना कि भारत सोने की चिड़िया हुआ करता था ना। सोने की चिड़िया का पंख काट के कौन ले गया? अंग्रेज ले गया। अब सोने की चिड़िया, आप कहते हैं ना चिड़िया को पंख काट दो चिड़िया उड़ेगी कैसे। अब हमारे जो देखिए हमारे देश की जो चिड़िया थी ना, कहते हैं सोने की चिड़िया, उसका पंख दोनों काट के अंग्रेज ले गया है। हम लोग कोहिनूर डायमंड कहते हैं ना, है। अंग्रेज को हम लोग चोरवा कहेंगे ना। क्या था, चोरवा सब चुरा के ले गया। बताओ, अगर हमारे देश में रहता तो हमारे देश की धरोहर होती है। बताओ कितना सोना का खदान था, सारा खदान को खोद के सोना सब ले गया। और आज हम क्या देते हैं, अंग्रेज को वीआईपी का दर्जा देते हैं, उसको तो मार के सोटा से भगा देना चाहिए। ठीक है, क्या चीज़ का दर्जा देते हैं? जब वो आता है तो पूरा वीआईपी के दर्जा उसको देते हैं। वीआईपी नहीं, तो उसको मार के भगा देना चाहिए। तो अर्थव्यवस्था और विकास के इतिहास था। देखिए, आज़ादी के बाद हमने कितना विकास किया, इस चीज़ के बारे में अब हमें पढ़ना है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं यहाँ से। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि अर्थव्यवस्था और विकास के इतिहास में हमें चैप्टर में पहला क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। तो चलिए, आप एक चीज़ बताइए, स्कूल जाते हो, पैसा लेके जाते हो 5 रुपया, बिस्कुट खाते हो, है ना, फिर घर आते हो, फिर 200 रुपया लेते हो, फिर कुछ खरीदते हो, तुम्हारे पापा काम करने जाते हैं, उसके बाद तुम देखो तो तुम अपने जीवन में क्या करते हो ना, पढ़ाई करते हो, पढ़ाई के बाद पैसा लेते हो, खाते हो, तरह तुम्हारे पापा भी काम करने जाते हैं। तो देखो सब अपने अपने कामों में व्यस्त है ना। तो याद रखना, उसी को अर्थव्यवस्था कहा जाता है। जब कोई देश में कोई व्यक्ति जो होता है ना, सारे व्यक्ति वो मिल के जब कामों को करते हैं ना, जिससे यानी कि किसी भी तरीके से पैसा आता है जाता है, बात समझे कि नहीं, जिससे भी देश का भी काम होता है, तुम्हारा भी काम होता है, उसे हम क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था कहते हैं। देखिए, अर्थव्यवस्था एक ऐसी पद्धति है जिसके द्वारा लोग अपना है ना जीविका प्राप्त करने के लिए, अपना जीवन चलाने के लिए काम करते हैं। तो देखो, कोई आदमी मजदूरी करता है ना, कोई चोरियाँ करता है, तो क्या अर्थव्यवस्था की श्रेणी में नहीं आएगा भाई। बेशक चोरी खराब चीज़ है, लेकिन अर्थव्यवस्था की श्रेणी में तो आ गया ना। तो समझ में आ गया ना कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। तो देखो, कोई भी व्यक्ति जो काम करता है ना, तुम खाना खाते हो, कोई काम करता है, तुम स्कूल जाते हो, पैसा कमाते हो, है ना, भले कोई मजदूर जाता है, पैसा काम करता है, उसके बदले पैसा कमाता है, सब क्या है, कौन सी श्रेणी में आ गया? अर्थव्यवस्था की श्रेणी में आ गया। बात समझे कि नहीं। यानी कि कहने का मतलब अभी ये जो हम पढ़ा रहे हैं ना, वो भी इसी के श्रेणी में आएगा। बात समझे कि नहीं। तो उसमें क्षेत्र बांट दिया गया है। क्या बांट दिया गया है? क्षेत्र बांट दिया गया है, अलग अलग प्रकार बांट दिया, लेकिन है तो हम अर्थव्यवस्था का ही काम कर रहे हैं, तुम भी कर रहे हो, वही है। समझ में आ गया ना। चलिए, इसमें किसी को डाउट? चलिए, आर्थिक संरचना किसे कहते हैं? आर्थिक संरचना, इसे आधारभूत संरचना भी कहते हैं। वैसी सुविधा जिससे देश का विकास तेज गति से हो, उसे हम क्या कहते हैं? बेटा, आर्थिक संरचना में एक संचार का मतलब नहीं समझे। तुम्हारे पास फोन है, मोबाइल है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, ये संचार का माध्यम हो गया। बैंकिंग क्या है? बैंक, जो बड़े बड़े बैंक होते हैं जो पैसे का लेन देन करते हैं ना। उसके बाद क्या हो गया? परिवहन का मतलब नहीं समझे, गाड़ी घोड़ा, बिजली का मतलब समझ रहे हो क्या होता है? बिजली यानी कि करेंट। तो देखो, किसी भी शहर के विकास के लिए ये सारा चीज़ चाहिए ना। तो आधार आर्थिक संरचना क्या है? तो याद रखिएगा, जिससे देश का विकास, ऐसी सुविधा जिससे देश का विकास तेज गति से हो, उसे कौन सी संरचना कहते हैं? आर्थिक संरचना कहते हैं। बहुत इजीली समझ गए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए,
कंप्यूटर आर्थिक विकास में कैसे मदद करता है? देखो आज आपको पता है कि 5000 लोग पहले जहां काम करते थे, कितने करते थे? चलिए, जहां 5000 लोग काम करते थे, आज कंप्यूटर के आने से एक कंप्यूटर अकेला वो 5000 आदमी का रोजगार खा गया ना। तो देखो आज आर्थिक विकास में हमें मदद कर रहा है। दुनिया का जटिल से जटिल काम कौन कर रहा है जानते हो? हमारे पास सुपर कंप्यूटर है, उसका काम होता है मौसम की जानकारी देना, है ना? क्या चीज़ की जानकारी देना? सबके पास एक है, हमारे पास 2 है सुपर कंप्यूटर। हमारे भारत के पास कितना है? 2 सुपर कंप्यूटर है। तो बताओ कंप्यूटर आज जितना चीज़ है, जितना टेक्नोलॉजी है, जो बड़े बड़े देश का टेक्नोलॉजी है वो सीधा कनेक्ट होता है ना। कंप्यूटर क्या करता है? एक देश को जो है ना, अगर मान लो जी कि तुम कहीं अमेरिका में जॉब कर रहे हो ना, अमेरिका में जॉब कर रहे हो और तुमको घर से जॉब दे दिया गया, तो किसके माध्यम से करोगे? लैपटॉप के माध्यम से ना। वो तो एक अलग चीज़ हो गई, लेकिन कंप्यूटर आज आर्थिक विकास में बहुत ज़्यादा मदद कर रहा है। देखो कंप्यूटर कम समय में अधिक से अधिक काम करके दे रहा है। आपको बताए थे ना 5000 आदमी का काम वो एक अकेला कर देगा। अब 5000 आदमी जो दिन भर करेगा वो 1 घंटा में एक कर देगा, ठीक है। उसके बाद क्या करता है? शिक्षा से लेकर संचार तक सभी क्षेत्रों में कंप्यूटर की उपयोगिता लगातार क्या हो रही है? बढ़ रही है। लोग आज कंप्यूटर का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं। क्या है? कला की टेक्नोलॉजी आ गई है तो कंप्यूटर का तो उपयोग होगा ही। कंप्यूटर के बिना कोई भी चीज़ संभव नहीं है। मेरा मानना है कि कंप्यूटर के बिना आज कुछ भी संभव नहीं है, क्योंकि देखिए कंप्यूटर है तो सब कुछ है, कंप्यूटर नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो इसके बिना आर्थिक विकास संभव नहीं है। हो जाएगा? कर सकते हो? चलिए अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं, है ना? अर्थव्यवस्था को हम कितने प्रकार से, तो देखिए विकास के आधार पे 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? विकसित और विकासशील। विकसित का मतलब वह देश जो विकसित हो चुका है। विकसित का मतलब क्या होता है? देखिए जहाँ पे रोजगार की कमी ना हो, जहाँ पे रोजगार की कमी, पूरा देश यानी कि बहुत आगे बढ़ गया हो, उसे हम विकसित कहते हैं। क्या कहते हैं? हम जो भारत है ना वो विकासशील की श्रेणी में आता है। हम थे विकसित। याद रखना दुनिया का सबसे पहला महाविद्यालय हमारे देश में ही खुला था, पता है ना, जिसका नाम था नालंदा। याद रखना विदेश से बच्चे यहाँ पढ़ने आते थे, आज इसका उल्टा है, हम जाते हैं विदेश पढ़ने। नालंदा यूनिवर्सिटी था तो विदेशी लोग हमारे यहाँ पढ़ने आते थे, लेकिन इस ससुरी सब इतना लूटा हमारे देश को, अंग्रेज सब, कि आज हमारे देश के बच्चे इंग्लैंड पढ़ने जाते हैं। वही चाहता ही था कि वो हमारे यहाँ है, ठीक है। तो कहने का मतलब याद रखिएगा, विकासशील तो वह देश जहाँ अधिक लोग बेरोजगार। तो देखो तुम्हारे यहाँ एक ही चीज़ की समस्या क्या जानते हो? बेरोजगारी की। क्या चीज़ की? बेरोजगारी की। आखिर तुम्हारे यहाँ बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है जानते हो? उसका कारण, तुमने एक गधे कुत्ते की कहानी सुनी है? दौड़ वाला सुना है? चलो हम लास्ट में सुनाएंगे कहानी जरूर, ठीक है? ठीक है, चलिए। स्वामित्व के आधार पे ये कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन? तो देखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिस पर सारा अधिकार निजी हाथों में होता है। किसके हाथ में होता है? देश भी चलाएंगे तो निजी लोग ही चलाएंगे ना। समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है? जब समाज के द्वारा चुने हुए लोग देश को चलाते हैं। इसमें निजी क्षेत्र है, समाज के सभी लोगों का अधिकार होता है। बात समझे कि नहीं? चाहे उत्पादन हो, राजनीति हो, कुछ भी हो। तो हम देखो जितने भी संसाधन होते हैं उस पर किसका अधिकार होता है? देश का, हमारा होता है, यानी कि तुम्हारा होता है, यानी कि देश के लोगों का होता है। उसे हम समाजवादी कहते हैं। मिश्रित क्या होता है जानते हो? मिश्रित जब दोनों मिलकर है ना, पूंजीवादी समाजवादी देश को चलाते हैं, उसे क्या कहते हैं? हमारे देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। क्या है? हमारे देश में पूंजीवादी नहीं है न देखो समाजवादी था, लेकिन 1991 के बाद क्या हो गया? ये मिश्रित हो गया। लेकिन 1991 से पहले क्या था? ये समाजवादी। 1991 के बाद क्या हो गया? मिश्रित क्यों हो गया? क्योंकि इसकी कहानी लंबी है। क्योंकि जब बड़ी बड़ी कंपनियां आई थी ना तो देश की स्थिति खराब हो गई थी। बेशक विकास हुआ था लेकिन देश की स्थिति खराब हो गई। तब बड़े बड़े पूंजीपति, देखो हमारे देश में था क्या 1991 तक? क्या था? समाजवादी। जब बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे देश में आई ना, उसके बाद जब बड़ी बड़ी कंपनियां आई तो देश की हालत खराब हो गई। तब बड़े बड़े पूंजीपति लोग आए और बोले कि देश को हम चलाएंगे। अब ये दोनों मिलके जब देश को चलाया तो क्या बन गया? मिश्रित। इसीलिए 30+70, ठीक है, 30+70 वाला फंडा अपनाया गया हमारे देश में। चलो, आर्थिक विकास के कितने क्षेत्र होते हैं बताइए?
3। प्राथमिक क्षेत्र, इसे कृषि क्षेत्र भी कहते हैं ना। फसलों का उत्पादन करना, मुर्गी पालन, मछली पालन से लेकर जितना भी काम जो खेती से संबंधित है उसे कौन से क्षेत्र में लाया गया है? प्राथमिक क्षेत्र में लाया गया है। याद रहेगा ना, इसमें कोई डाउट? द्वितीय क्षेत्र, तो द्वितीय क्षेत्र उद्योग धंधे से संबंधित होते हैं, जैसे कि बिजली उत्पादन से लेके गैस उत्पादन, फैक्ट्रियाँ लगाना, फैक्ट्रियाँ खोलना, फैक्ट्रियाँ चलाना, ये सब कौन सा क्षेत्र है? द्वितीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र क्या होता है? इसे सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। हमारे तृतीय क्षेत्र का बहुत, यानी कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा योगदान कौन से क्षेत्र का है? तृतीय क्षेत्र का। इसमें क्या क्या आता है? जैसे कि रेलवे हो गया, शिक्षा हो गया, शासन हो गया ना। देखिए, जिससे लोगों को कोई परेशानी ना हो। तो याद रखिएगा, तृतीय क्षेत्र सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसको हम सर्विस सेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्विस सेक्टर। और तृतीय क्षेत्र का महत्व ज़्यादा है हमारे देश में। हमारे देश क्या, किसी भी देश में अगर सबसे ज़्यादा महत्व होता है, कौन से क्षेत्र का होता है? तृतीय क्षेत्र का होता है। चलिए, हो जाएगा। चलिए, अर्थव्यवस्था के कौन कौन से कार्य बताइए। यह लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। क्या करता है? यह लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, लोगों के लिए रोजगार उपलब्ध करवाता है, और शिक्षा, हॉस्पिटल, परिवहन इत्यादि का क्या करता है? विकास करता है। करता है ना? हो जाएगा, कर सकते हो ना। यानी कि अर्थव्यवस्था के कौन कौन से कार्य थे। देखिए, अर्थव्यवस्था के कार्य कौन कौन से, आखिर क्या करता है, जो देखो हमारे देश के लिए इकोनॉमी क्या करता है। तो देखिए, यह लोगों की आवश्यकताओं की, लोगों की जो जरूरत है उसको पूर्ति करता है। अगला है, लोगों के लिए रोजगार उपलब्ध करवाता है, लोगों को अगर नौकरी चाहिए, ठीक है। तीसरा है, शिक्षा, हॉस्पिटल, परिवहन इत्यादि चीज़ों का विकास करता है। यह किसका कार्य है जानते हो? अर्थव्यवस्था के, है ना। चलिए, भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप कैसा है? देखिए, अब पर ये जो क्वेश्चन आपको हम बताए थे ना कि मिश्रित है, मिश्रित है, कैसे बना? देखो, वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप विकासशील है। धीरे धीरे हमारे देश का विकास हो रहा है। 1947 में आज़ाद होने के बाद भारत एक समाजवादी अर्थव्यवस्था था, लेकिन 1991 से यह मिश्रित है। 1991 से क्या है? निजी लोग और सरकारी लोग दोनों मिलकर देश को चलाते हैं। तो हमारे देश का स्वरूप कैसा है? तो याद रखिएगा, क्या है? ये मिश्रित है। क्या है? मिश्रित है। कौन कौन लोग चलाते हैं? तो पूंजीवादी और समाजवादी। पूंजीवादी और समाजवादी। तो वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप क्या है? तो विकासशील है। कैसा है? हम विकसित नहीं है, हम विकासशील है। क्या है? विकासशील है। ठीक है, हो जाएगा ये। इसमें डाउट है किसी को? है तो पूछ सकते हो। निजी में क्या होता है? निजी का मतलब जिससे प्राइवेट लोग चलाते हैं, उसमें सरकार का कोई अधिकार नहीं होता, उसे हम निजी कहते हैं। आर्थिक नियोजन क्या है? देखो, आर्थिक नियोजन जिसके अंतर्गत आने वाले समय में अपने देश का विकास अच्छे ढंग से करने के लिए संसाधनों का सही उपयोग करें, ताकि आने वाली पीढ़ी को कोई समस्या। नियोजन का मतलब, नियोजन को इंग्लिश में हम प्लानिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लानिंग कहते हैं। कहने का मतलब, आने वाले समय में हमारे पास जो चीज़ें उसका इतना अच्छा उपयोग करें कि आने वाली पीढ़ी को कोई नुकसान ना हो, उसे हम क्या कहेंगे? आर्थिक नियोजन कहते हैं। देखो, जैसे कि शिक्षा में हम सुधार करेंगे ना, भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाएंगे ना। ये बढ़ाएंगे, आज तो फायदा किसको होगा? आने वाली पीढ़ी को। आज कहता है ना कि आज के नस्ल को सुधार दीजिए। जो बच्चे जो पढ़ रहे हैं ना, उसको, जो बच्चे खचराई करते हैं उसको आज सुधारिएगा तो आने वाली पीढ़ी सुधरेगी। अगर आज का बच्चा खचराई करेगा तो उसका आने वाला पीढ़ी खराब हो जाएगा ना। तो देखिए, जैसे लोग रहते हैं घर में, उसी ने बच्चों को शिक्षा दिया जाता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? आर्थिक नियोजन कहते हैं। आर्थिक नियोजन समझ में आ गया? क्योंकि भविष्य को ध्यान में रखकर इसे किया जाता है। चलिए, मानव विकास रिपोर्ट क्या है बताइए तो। देखिए, मानव विकास रिपोर्ट एक पैमाना है जिससे यह पता किया जाता है कि कोई भी देश कितने समय में विकास, यानी कि कोई भी देश कितने समय में कितना विकास किया है और कितना गिरावट आया है। यानी कि कहने का मतलब, यह देश के लोगों पे अध्ययन किया जाता है कि लोग कितना कमा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, कितना बर्बाद कर रहे हैं। बात समझे कि नहीं? देखिए, 2006 के डाटा है ना, के अनुसार हमारा भारत कौन सा स्थान पे है? 126वां स्थान। क्रम संख्या 0.61 है, 611। समझ में आ गया? 126वें स्थान पे पहुंचे हुए भाई। एक नंबर के लिए मत सोचना। अभी कौन सा स्थान पे है? 126वें स्थान पे है। अब घमंड के तो कमी नहीं है, छोड़ दो, तो ये पहला स्थान पे। क्या बोले?
पैमाना वो दिखाता है, जैसे कि नहीं समझे, एक रिकॉर्ड जैसे सीरियली नंबर होता है ना 1 2 3 4 5 6 7 8, वो दिखाता है। चलिए, बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन के क्या कारण है बताइए तो देखिए बिहार के आज कई है ना, बिहार आज कई तरह के समस्याओं से जूझ रहा है जो निम्नलिखित है। पहला है कुशल प्रशासन का अभाव, है ना, हमारे यहाँ अच्छे नेता अच्छे प्रशासन नहीं है, जिसके कारण आज हमारा देश बर्बाद हो रहा है ना। पहली चीज़ है कि अच्छे प्रशासन की कमी है। दूसरा है औद्योगिक पिछड़ेपन, हमारे देश में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ नहीं है ना, उद्योग धंधे नहीं है, जिसके कारण आज हम बर्बाद हो रहे हैं ना। तीसरा क्या है, जनसंख्या, हमारे यहाँ जनसंख्या इतनी तेज़ी से बढ़ रही है कि संसाधन का उपयोग नहीं दोनों हो रहा है, जितनी भी चीज़ें सारे के सारे बर्बाद। अब देखो जनसंख्या बढ़ेगा तो जो फसल उगाने वाली भूमि है सबसे पहले तो उस पर घर बनाएगा, और जितना जनसंख्या बढ़ेगा वो सरकार से क्या मांगेगा, रोजगार मांगेगा, नौकरी मांगेगा ना। तो ये जनसंख्या बढ़ने से भी समस्या पैदा होती है ना, पिछड़ता है देश, तो इसीलिए जनसंख्या को कम किया जाए। बाढ़, हम जो भी बोते हैं रोपते हैं, बाढ़ आता है और उसको सबको बहा के एक बार ले जाता है, तो इससे नुकसान किसको होता है, नुकसान होता है कितना है, और सरकार हमको देती कितनी है, डीजल अनुदान, क्या चीज़ का देती है। देखो इसमें गलती सरकार का भी है। देखिए हर एक साल बाढ़ आती है, जिस क्षेत्र में बाढ़ आती है तो लोगों का नुकसान कितना का होता है, 50,000 का। आज सरकार देती कितना है, 500 देती चॉकलेट खाने के लिए कि, तो क्या देश विकास करेगा, सरकार का ही रवैया समझ के क्या देश विकास करेगा। सरकार का ही रवैया है, अरे 50,000 का नुकसान हुआ तो कम से कम ये देना चाहिए ना। आखिर सरकार बनता है किसके लिए, देश के लोगों के लिए ना। और देश के लोगों पे सरकार, हमको लगता है कि सरकार को कृषि पे कोई ध्यान, सांसद और विधायक छोड़ के खाली धोती वाला हो ना, बासलेट वाला, उसके चक्कर में, है ना। और सब देश में जाके तुम देखो, और सब देश में युवाओं सरकार चला रहे हैं। कौन चला रहे हैं, और सब देश में युवा सब सरकार चला रहे हैं, आप बूढ़े लोग मौज मस्ती कर रहे हैं, समझे कि नहीं। हमारे देश में बूढ़े लोग सरकार चला रहे हैं और युवा लोग को टेंशन दे रहे हैं, युवा लोग को टेंशन, बेचारा 20 रुपये मोमोज बेचने के लिए परेशान है, ठीक है। देखता है यानी कि सब मोमोज बेचता है, कोई समोसा बेचता है, कोई चाय बेचता है, कोई सिगरेट, कोई चुड़िया कर लेता है। तो युवाओं को नेता बनाओ ना, नहीं युवाओं को काहे बनाएंगे, धोती वाला चाहिए, धोती वाला चाहिए ना, धोती मान के ले जाएगा ना। अर्थशास्त्र में उत्पादन के 4 साधन कौन कौन है, देखो अर्थशास्त्र में पहला है श्रम। श्रम का मतलब होता है जो काम करने वाले लोग होते हैं ना, उसे श्रम कहते हैं, काम करने वाले लोगों को क्या कहते हैं। दूसरा होता है पूंजी, पूंजी का मतलब होता है पैसा, हाँ, आय के वित्तीय स्रोत जैसे कि मशीन, संपत्ति आदि, एक क्या चीज से खरीदा जाता है, पूंजी से, पैसा से खरीदा जाता है ना। तीसरा होता है साहस, देखो कोई भी चीज उत्पादन करने के लिए हिम्मत चाहिए, तुम फैक्ट्री लगा लिए तो उसके लिए तीसरा सबसे बड़ा चीज क्या चाहिए, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है उत्पादन करने का तब ना करोगे। अगर गन्ना 40 टन मान लो कि चीनी उत्पादन करना है, गन्ना से करना है ना, तो तुमको गन्ना तो खरीदना पड़ेगा। तुम ये मत सोचना कि चीनी बना देंगे तो बिकेगा कि नहीं बिकेगा, उससे मतलब नहीं है, पहले तो तुमको चीनी का उत्पादन करना पड़ेगा, तो उसको हम उत्पादन कहते हैं। जब किसी चीज को हम बनाते हैं तो क्या कहते हैं, उसमें सबसे बड़ा रोल किसका होता है जानते हो, साहस का। तुम्हारे अंदर हिम्मत होना चाहिए, बात समझी कि नहीं। हाँ, और चौथा क्या है, सभी साधनों को संगठित करने वाला व्यक्ति, यानी कि एक व्यवस्था होता है। जैसे कि देखो तुम्हारे घर में पापा है ना, वो सारा व्यवस्था करके रखते हैं, बच्चे को कभी स्कूल जाना है चाहे मम्मी हो, करते हैं ना। तो उसी प्रकार किसी भी चीज़ के उत्पादन के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, व्यवस्था। क्या होता है, कैसे किया जाए, कब किया जाए, कहाँ किया जाए, बात समझे कि नहीं। तो इसको हम व्यवस्था के नाम से जानते हैं, हो जाएगा। चलिए, समावेशी विकास क्या है बताइए। वह विकास जो है सबको साथ लेके चले, अमीरी गरीबी ना देखे, उसे कौन सा विकास कहते हैं, जिसका यानी कि सबको समान रूप से विकास करे, उसे कौन से विकास कहते हैं, समावेशी विकास कहते हैं, हो जाएगा। चलिए आगे क्या है, सतत विकास क्या है, ऐसी प्रक्रिया जो आज के साथ साथ आने वाली पीढ़ी को भी फायदा दे, उसे कौन सा विकास कहते हैं, सतत विकास। यानी कि बिना प्रकृति को नुकसान पहुंचाए बिना, है ना, आने वाली अभी तो फायदा करे लेकिन आने वाले समय में भी लोगों को फायदा करे, उसे कौन से विकास कहा जाता है, सतत विकास या सतत विकास प्रक्रिया कहा जाता है, हो जाएगा।
कर लोगे? चलिए HDR को विस्तारित करें। HDR किसे कहते हैं? देखिए ह्यूमन है ना, क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, यानी कि मानव विकास रिपोर्ट इसको कहते हैं ना, मानव विकास। देखिए ये फुल फॉर्म लिखना था, तो यहाँ पे ये बताया जाता है कि एक साल में लोगों पे अध्ययन किया जाता है, कितना कमाया, कितना खाया, कितना बर्बाद क्या क्या किया, तो उस सारों चीज़ों का अध्ययन किया जाता है और इससे पता चलता है कि भैया कि इसकी स्थिति क्या है और इसकी देश की स्थिति क्या है। अरे तुम जो सिगरेट फूकते हो ना, फूकते नहीं, फूकते हो, तो खाली सिगरेट नहीं फूकते हो, देश का वो कोना भी फूक रहे हो, देश की इकोनॉमी को भी फूक रहे हो ना, धुआं में निकाल रहे हो देश की इकोनॉमी को। अरे भाई पैसा रहेगा तो किसी गरीब की मदद होगा। तुम्हारी इच्छा नहीं होती कि वो हम सिगरेट पी रहे हैं, किसी गरीब को जाके दे दे 10 रुपया, तो हम सिगरेट ही नहीं धुकते हैं, देश की इकोनॉमी का भी धुआं उड़ा रहे हैं, ठीक है। तो सिगरेट पीने से पहले बात सोचना है, में से कोई नहीं ना पीता है, नजर मिलाता है, अरे सिगरेट पीता है इधर, अरे तू लगातार हम पे देख रहा है। चलिए चेक क्या है? देखिए चेक मुद्रा का एक रूप होता है, इसका उसी के रूप में हस्तांतरण करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? चेक कहते हैं। देखो अगर मुद्रा का जिसको लेकर आप कहीं जा सकते हैं, समझो मुद्रा का एक रूप है, किसका रूप है? उपनिवेश किसे कहते हैं? तो याद रखना, जब किसी राष्ट्र का निर्देश और नियंत्रण शासन देश किसी और देश के पास होता है उसे उपनिवेश कहते हैं। वो उपनिवेशवाद का परिभाषा मत लिख लेना। जब किसी देश का नियंत्रण कंट्रोलिंग कोई और देश नहीं देखती है, एक लड़की जब ब्याह होके आती है ना, तो वो देखो उपनिवेश होती है, क्या होती है? उपनिवेश, है ना। एक लड़की जब शादी होके आती है ना, तो देखना जब शादी होके आती है तो कुछ दिन तक तो सही रहती है, बाद में पता चलती है कि ये अपने सास से लड़ रही है, अपने दूल्हे से लड़ रही है। अब ये सबसे लड़ का रही है तो पता चलती है कि अपने मम्मी से बतियाती है, हाँ मम्मी, हाँ ये हमार सास हमरा हूँ ना, ऐसे करके देखै छौ, ऐसे करके देखै छौ, आ गाड़ी दै छौ कि ऐसे, यानी कि चाय ना बनावे भैया, तो उधर से उसकी मम्मी कहेगी छोड़िए ना, अगर कुछ बोलो तो ठीक है। तो याद रखना वो घर के सिस्टम को आखिर कौन चला रहा है? वो लड़की की मम्मी वहाँ से गाइडलाइन कर रही है ना, और पूरे सिस्टम को हिला कर रख ले है, किसी को नहीं छोड़ना है, किसी को अगर कोई कुछ कहे बस गिरिया देना है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? उपनिवेश। नियंत्रण किसके हाथ में है? लड़की तो शादी होके यहाँ आ गई ना, है ना, और उसका नियंत्रण मायके से हो रहा है ना, क्या ठीक है छोड़ना मत, ठीक है। तो उसी को हम, तो देखो किसी भी देश का नियंत्रण, देखिए किसी के दिल दुखाना, यानी किसी का दिल दुखाना नहीं था, हम कॉमनली समझाना चाहें कि ऐसा होता है। देखिए कड़वी सच्चाई, ऐसा होता है कि नहीं? सास पुतों में अगर झगड़ा हो रहा है तो उसका कारण कुछ नहीं, ससुराल है। देखो स्विच वहां से टिपा गया है, जाके स्विचवा को वहां से बंद कर दो, सारा समस्या। अगर ज्यादा झगड़ा हो रहा है तो वहां से स्विच ऑन है, अब लाइन काटने के लिए जाओ, अब इसके आगे हम नहीं बोलेंगे। तो अपने कर लो क्या करना है, ठीक है। तो देखिए उपनिवेश का मतलब होता है कि किसी भी देश का जो नियंत्रण किसी और देश के हाथ में चला जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? देश में तो तुम जी रहे हो लेकिन देश को चला कोई और रहा है, बात समझी कि नहीं? उसको क्या कहते हैं, है ना। तो जैसे कि तोर घर वाले यार तो आज चला तो सास रहो घर के, ठीक है, उसी को उपनिवेश कहा है, ठीक है। उत्तरी बिहार में हर साल बाढ़ क्यों आती है? देखिए बिहार में, खासकर उत्तरी बिहार में नेपाल से आए जल से बाढ़ का आना बिहार में तय है। इसीलिए 2009 में भी नेपाल से आए बागमती नदी में बाढ़ देखने को मिला, जिससे अपार जानमाल की क्षति हुई। बात समझे कि नहीं? हमारे बिहार में देखो ज़्यादा नदियाँ नहीं है, लेकिन आसपास के जो देश और क्षेत्र है वहाँ से बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है ना, और उत्तरी बिहार हमेशा जलमग्न हो जाता है और बर्बाद हो जाते हैं। बात समझे कि नहीं? तो सबसे ज़्यादा उत्तरी बिहार में बाढ़ आता है और प्रत्येक साल आता है, और उसके कई क्षेत्रों को लेके ये डूब जाता है। तो याद रखिएगा उत्तरी बिहार में बाढ़ प्रत्येक साल आता है ना। चलिए
सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है बताइए? कोटा लाने जाते हैं, कोटा। तो देखिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली ऐसी प्रणाली है जिसके तहत क्षेत्र के नागरिकों को खाने के लिए रोटी उचित सरकारी दर पर उपलब्ध करता है। चावल भी मिलता है भाई, खाली रोटी गेहूं नहीं, यानी कि दोनों मिलता है, ठीक है। जो गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले व्यक्ति भी निर्धारित, यानी कि कहने का मतलब कैलोरी को पूरा करने के लिए होता है। हमको ये नहीं समझ में आता है जब राशन लाने हम जाते हैं, ठीक, हमको ये नहीं समझ में आता है कि वो जो बड़े बड़े लोग हैं वो गरीबी रेखा के नीचे कैसे आ गए। 4 चक्का से जाते हैं राशन लाने, हमको ये नहीं, हम तो सोचते रहते हैं कि ये गरीबी रेखा के नहीं, हम तो भाई साइकिल लेके जाते हैं, लेकिन वो कैसे आ जाता है हमको ये नहीं समझ में आता है कि ये गरीबी रेखा के नीचे कैसे आ गया है। तो राशन लाने हम, जैसे कि हम भी लेते हैं राशन, भैया हम भी गरीबी रेखा के नीचे है, ठीक है। हाँ तो चलो ठीक है लेते हो, लेकिन वो लोग जो 4 चक्का से जाते हैं राशन लाने, हाँ तो वो क्या गरीबी रेखा के नीचे है? बहुत गरीब है। अच्छा हाँ ये बात तो तू सही बोला, बहुत गरीब है। मानव विकास रिपोर्ट क्या है बताइए? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा विभिन्न देशों की तुलना लोगों की शैक्षणिक स्तर, उनकी स्वास्थ्य स्थिति और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर किया जाता है। उसी को मानव विकास ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट HDR कहते हैं। क्या कहते हैं? कहने का मतलब लोगों के ऊपर क्या क्या चीज़ पे ध्यान दिया जाता है। तो देखिए उसकी स्वास्थ्य को देखा जाता है, उसकी आय को देखा जाता है, बात समझे कि नहीं, और ये सारा चार्ज वो, और उसकी पढ़ाई को देखा जाता है। किसको देखा जाता है? यानी कि वो आदमी ने कितना कमाया, कितना खर्चा किया, स्वास्थ्य में कितना लगाया, कितना बर्बाद किया, इसको हम क्या कहेंगे? कौन सा विकास कहेंगे? मानव विकास रिपोर्ट कहेंगे। कि 1 साल में जारी होता है कि 1 साल में आदमी ने क्या क्या कमाकर और किन किन जगहों पे पैसा को खर्च किया है, हो जाएगा। संसाधन के मामलों में धनी होते हुए भी बिहार की स्थिति दयनीय क्यों है बताइए? देखो संसाधन के मामले में धनी होते हुए भी बिहार की स्थिति दयनीय है। आज बिहार पिछड़ा हुआ है, राज्य है ना। इसके अनेक कारण है। हर एक साल क्या आती है? बाढ़ आती है ना। बाढ़ नहीं आती है तो बगुलबे रहता है, सुखाड़ आ जाता है। एक